हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज बेटा हम आप लोगों को छोटी सी रिवीजन करवाने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो ये रिवीजन प्री रिवीजन है। आयनिक इक्विलिब्रियम हम मंडे से शुरू करेंगे। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी आप लोग खुद लगाइए। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं लग रहे हैं, 70 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली, और मुझे लगता है 10-15 क्वेश्चन करने में आराम से आधा घंटा लगता है। 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चन निपटा सकते हैं। 2 घंटे लगाएंगे तो एनसीईआरटी सारा खत्म हो जाएगा। तो 1 घंटा आज लगा लीजिए, मतलब कल लगा लीजिए, और फिर मंडे को मैं स्टार्ट करूंगा शाम तक। तो मंडे को आराम से आप 1 घंटा और लगा सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम के कम से कम एनसीईआरटी खत्म कर सकते हैं। नहीं होते कोई बात नहीं, क्योंकि हम 2-3 दिन में एक लेसन को कवर करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम पर हम 3 से 4 दिन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये यूं समझ लीजिए प्री रिवीजन है, रिवीजन से पहले रिवीजन है। थोड़ा सा इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्या इसको दोबारा से भी रिवाइज करेंगे डेफिनेटली। हम आज करने वाले बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो भी टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन है, सिंपल बफर होता है, मिक्स्ड बफर होता है, और एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर। तो सिंपल और मिक्स्ड में, सिंपल तो सिंपल है, मिक्स्ड वाले में एसिडिक और बेसिक बफर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एसिडिक, बेसिक और सिंपल वाले को आप न्यूट्रल मान सकते हैं या सिंपल भी बोल देते हैं। ठीक है, वो होता है बफर। अब यहाँ बफर के अंदर देखिए, सिंपल बफर सॉल्यूशन क्या होता है, किसी को अगर आता है, एनीवन नोज, किसी को रिवाइज है? न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है सर। न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। ठीक है, किसी को अगर रिवाइज्ड है, कोई इसके बारे में बताना चाहता है? सामने लिखा हुआ है केस 1 केस 2, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बताइए आप लोगों में से एनीवन एल्स, कोई वॉलंटियर हो हमारे अंदर जो एक्सप्लेन करना चाहे? सर तब जब वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स करते थे, जैसे केस 1 में हमने एक वीक बेस लिया और वीक एसिड लिया है, उसको मिक्स कर दिया है। और केस 2 में भी हमने सर ऐसे किया है। मैं सर मिक्स शॉर्ट कर दिया। लेकिन मिक्स करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, व्हेन मिक्सिंग विद H+, बफर होता क्या है? अगर थोड़ा सा एसिड मिला दें तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर थोड़ा सा बेस मिला दें उसी सॉल्यूशन में, वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों चीजें न्यूट्रल हो जाती हैं उसमें, एसिड भी बेस भी। सर जो उसका उसको बोलते हैं पीएच buffer। लेवल जो बढ़ता नहीं सिंपल है, बफर बहुत होता है कम ना बढ़ता सर, है। इसका पीएच सर 7 के पास होता है। और नहीं नहीं नहीं, 7 के पास नहीं होता बेटा। बेसिक बफर्स, एसिडिक बफर का पीएच ऊपर नीचे होता है, सिंपल वालों का 7 और के उसका पीएच लेवल आसपास। चेंज नहीं होता एसिड और हाँ, बेस मिलाने के चेंज बाद। बहुत नहीं होता। चेंज यस। नहीं बहुत करता देता। माइन्यूट चेंज और आता सर है। कॉमन आयन बहुत इफेक्ट से सर ये जो है ना, उसका हम्म। पीएच चेंज नहीं होने देता एसिड या बेस से ठीक है, इफेक्ट तो पर। सिंपल बफर, चलिए ठीक है, आप लोगों को जो आता है बहुत बढ़िया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ना यही नहीं पता लगेगा। मैंने आपको जब आयनिक इक्विलिब्रियम करवाया था तब भी बोला था, एसिड बेस साल्ट जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो तो ठीक है, वो तो सारे डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन जो वीक वाले हैं, वीक विद स्ट्रॉन्ग, वीक विद स्ट्रॉन्ग विद वीक, ये जो उल्टा पुल्टा है, वीक विद वीक, इनके जो आयंस बनते हैं ये कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे नहीं होंगे हमें नहीं पता लगता। ठीक है, तो उसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि भाई आपको लर्न ही करना पड़ेगा और उसका कोई इलाज नहीं। यहाँ पर भी एग्जांपल, आपको लर्न ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं। तो लर्न क्या करने वाले हैं अब जरा ध्यान से देख लेना इसमें। सिंपल बफर होता है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है। तो वीक एसिड कौन सा होता है, वीक बेस कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COH, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होता है। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अमोनिया में पानी मिला दो, सीधी बात। अब ये चीज देख लेना, नोट कर लेना, और अब ना याद करना है, याद रख लेना। रिवाइज हो रहा है ये लेसन, तो आपको रट्टा मारना है। कल आपको ये याद होना चाहिए, जब मैं पूछूं फटाफट सबसे, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बेटा, तो कल सबको पता होना चाहिए। तो देखो भाई, अमोनिया के अंदर अगर मैं वाटर मिला देता हूँ, वाटर का H+ आयन, वाटर विल बिहेव एज ए एसिड, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब दोनों में जब पानी मिलाया मैंने तो NH4 बना है, NH4 पॉजिटिव। H+ आयन अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, बेस था। और OH नेगेटिव आयन जो है ये बच गया, वाटर में से निकल गया, OH नेगेटिव आयन ये बच गया। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब ये दोनों आपस में आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव जुड़ गए, ये हो गया NH4OH, और ये पूरा का पूरा बेस बन गया। एक्चुअल में ये बेस है, ठीक है, ये एसिड नहीं है। हम कहें कि इसमें तो एसिड वाला पार्ट H+ भी था, बेस वाला भी था। भाई ये बेस जो था, ये कह लो कि ये बेस का इफेक्ट इसमें ज्यादा है, आप ये कह सकते हैं, या फिर ये सीधा मान सकते हैं कि भले ही ये अमोनिया से मिलकर बना है, लेकिन और एसिड बेस रिएक्शन से बना, बट ये अपने आप में एक बेस है, इसको याद रखना। और ये वीक बेस है, समझ में आ गया सबको? इट इज अ वीक बेस।
तो NH4OH कैसे बनता है और वो वीक बेस है, ये पता लग गया सबको बेटा? यस सर। अब देखिए, तो वीक बेस हमें पता लग गया, तो एक एग्जांपल इन्होंने क्या दिखा रखा है यहाँ पर, टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ साल्ट, वीक एसिड, वीक बेस, टाइप ऑफ साल्ट। तो यहाँ देखिए, एक तो ये दे रखा है इन्होंने एग्जांपल, NH4OH का OH और इसका H पानी बना देगा, NH4CN, ये भी दूसरा एग्जांपल है, AgCN ये तीसरा एग्जांपल है। ये तीनों एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। अब ये कैसे बने, क्या करते हैं, देखिए जरा। कार्बोक्सिलिक, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इन दोनों का मिक्सचर लीजिए बस, ठीक है। ये मैंने काट रखा है यहाँ पे, क्यों काट रखा है, क्योंकि ये ठीक है रिवर्सिबल रिएक्शन में चलता रहेगा, बट एटलीस्ट इसको आप मत देखिए, क्योंकि वरना आपको ये कंफ्यूज कर देगा। तो ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, ये दोनों चीजों में कार्बोक्सिलिक एसिड का H पॉजिटिव नेगेटिव आयन, कार्बोजाइलेट आयन H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, NH4 का NH4 पॉजिटिव, OH का OH नेगेटिव, ये सारे 4 आयन बनेंगे इन दोनों से। ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं? नहीं, ये वापस भी जाते रहते हैं, ठीक है। ये 4 आयन बनते हैं, लेकिन काम इन्हीं चारों आयनों से। तो अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, तो मेरे पास ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, दोनों चीजें होंगी एक ही टाइम पर। जब मैं H पॉजिटिव आयन को ऐड करूंगा, केस 1 देखिए, तो क्या होगा, ये वाला जो नेगेटिव आयन है ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया? और यस सर। इसके साथ NH4OH, ये जो नेगेटिव आयन, ये क्या करता है, ये भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, NH4 पॉजिटिव और OH से वाटर अलग हो जाएगा। दोनों के दोनों H पॉजिटिव आयन को यूटिलाइज कर सकते हैं, दोनों के दोनों H पॉजिटिव आयन को यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरे केस में देखो, अगर मैं बेस डाल रहा हूं इसी सॉल्यूशन में, इन्हीं चारों आयन्स में बेस डाल रहा हूं, तो क्या होता है, NH4 पॉजिटिव आयन भी है मेरे पास सॉल्यूशन में, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि बेस डाल रहे हैं, तो क्या होगा, OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके NH4OH बना देगा। दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो था, ये भी OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, भी इधर से वाटर रिप्लेस हो जाएगा और ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। मेरे पास ये वाला आयन भी तो है, तो मोलिक्यूल भी तो है, ये मोलिक्यूल भी OH के साथ रिएक्शन कर लेगा। यस, क्लियर है सबको? ये दोनों यस रिएक्शन सर। जितनी बार हो सके, चाहे 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, ठीक है, लेकिन ये याद होनी चाहिए ये क्या करता है, और इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद इसका फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, इसका पीएच, मतलब ऐसे सॉल्यूशन का पीएच निकालना हो तो कैसे निकालें, जितना कार्बोक्सिलिक एसिड डाला है, जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला है, इनका अगर आपको पीएच या पीकेए पता हो, पीकेए क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, पीकेबी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए, एसिड के निकलेगा केए, केबी निकलेगा बेस के लिए। अगर हमें ये दोनों चीजें पता है, ठीक है, तो पीएच निकाला जा सकता है टोटल सॉल्यूशन का। कैसे निकलेगा पीएच, 7 + हाफ पीकेए - हाफ पीकेबी, ये फॉर्मूला है। pH डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, सीधी सी बात है, पीके और पीकेबी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ना कि कंसंट्रेशन। यहाँ सी वर्ड यूज ही नहीं किया गया, सी मींस कंसंट्रेशन, ठीक है, √C की तरह सी को यूज करते हैं कई जगह पर, तो यहाँ यूज ही नहीं हुआ, इसलिए ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ बेटा, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। वीक एसिड बेस टाइप के साल्ट्स होते हैं, और ऊपर भी वही एग्जांपल दे रखे हैं, NH4COH और NH4OH वाले, या NH4CN, AgCN, ये सारे के सारे यही हैं। अब बात करते हैं दूसरा, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर में एसिडिक बफर की बात करते हैं। एसिडिक बफर देखिए क्या होता है, एसिडिक बफर में एसिड वीक होगा, ठीक है, एसिडिक बफर में एसिड होगा वीक, बेस होगा स्ट्रॉन्ग। लेकिन वीक एसिड भले ही है ये, बट ये ज्यादा अमाउंट में है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये 3 मोल ले लिया, ये लिया 1 मोल, तो होगा क्या, 1 मोल NaOH को 1 मोल मेरा H पॉजिटिव आयन इधर से और OH इधर से उड़ जाएगा, पानी निकल जाएगा, ये Na चिपक जाएगा, तो ये Na। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते बेटा, नमस्ते, ठीक है, ये चिपक गया, प्लस वाटर अलग हो गया, तो 1 मोल तो यूज हो गया इसका। अब इसके 2 मोल और बच गए, तो इसके जो 2 मोल बचे हैं, वो 2 मोल ये रहे, साल्ट बन गया, प्लस 2 मोल ये बन गया वीक एसिड। तो इसलिए ये तो साल्ट है, ये वीक एसिड है, हम बोलते हैं साल्ट प्लस वीक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड होता है प्लस सेम साल्ट ऑफ सेम वीक एसिड, वीक एसिड का साल्ट और वीक एसिड,
बनता कैसे है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है ये। वीक एसिड का साल्ट ये रहा और वीक एसिड ये रहा। ये बना कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस और वीक एसिड से के मिक्सचर से, जिसमें वीक एसिड क्या होता है, एक्सेस में होता है। ये समझ में आया? यस सर। वीक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कम, तो वो एसिडिक बफर बनेगा। इसका उल्टा कर दो, वीक बेस जो है, वीक बेस ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एसिड कम, तो वो बेसिक बफर बनेगा। जस्ट इसका उल्टा है, ये याद आ जाए, ये समझ आ जाएगा तो पीछे वाला तो नेक्स्ट वाला तो अपने आप आ जाएगा। तो लिखा तो जाता है कि वीक एसिड और उसका साल्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी गहराई ये है कि आप वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस निकालिए और वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में डालिए, तब क्लियर हो जाएगा, तो हमारा एसिडिक बफर बन जाएगा। ठीक है, तो अभी एसिडिक बफर तो बहुत आसान है, वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दो, NaOH डाल दो, KOH डाल दो, किसी को भी डाल दो, है ना, बस वो कम डालना है और वो दूसरा ज्यादा डालना है। जैसे 3:1 में डाल रखा है मैंने, आप किसी भी रेशो में डाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा होना चाहिए, क्या, एसिड ज्यादा होना चाहिए, कम से कम डबल तो हो। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, यहाँ अब काम की चीज है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यही दोनों चीजें बनेंगी। ये देखो मैंने इसको बॉक्स ऐसे कर रखा है टेढ़ा, यही दोनों चीजें बचती हैं। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका साल्ट, वीक एसिड उसका स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, साल्ट उसी से मिलकर बना। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव आयन में टूटता है, बिल्कुल टूटता है, लेकिन यहाँ डबल एरो लगा रखा है, ध्यान दे लेना, यानी ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है, ये जुड़ भी जाता है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होता है, यानी कि टूटता कम है। 10 मॉलिक्यूल लोगे, 10 में से 2 या 3 टूट जाएंगे, बाकी के 6 7 7 8 ऐसे कैसे रह जाएंगे, तो इसलिए इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है उसके साथ Na पॉजिटिव है ना, Na पॉजिटिव इसमें से आसानी से अलग हो जाता है। तो ये देखो Na पॉजिटिव को आसानी से अलग कर रखा है, ये यहाँ पर Na पॉजिटिव अलग हो गया, तो यानी ये पूरा डिसोशिएट हो रहा है, फुल हेडेड एरो यूज हुआ है, बैकवर्ड में कोई साइन नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। एरो यूज किया है हमने, बैकवर्ड में कोई साइन नहीं है, रिएक्शन बैकवर्ड में नहीं जाती। तो इस सोडियम आयन को ये दोबारा कभी नहीं जुड़ता, ना इससे जुड़ेगा ना इससे, ये तो दोनों नेगेटिव आयन है, सोडियम आयन अकेला रह सकता है, H पॉजिटिव से तो वैसे दूर भागेगा वो। तो इस सोडियम आयन को बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन क्या होता है भाई? सबसे अलग रहने वाला, सॉल्यूशन में रहेगा लेकिन सॉल्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेटर आयन। डोंट अफेक्ट द रिएक्शन मिक्सचर, दैट इज स्पेक्टेटर आयन। तो फिर हमारे पास ओवरऑल बचा क्या, मतलब अगर ये एसिडिक बफर है तो इसमें लास्ट में बचेगा क्या, एसिड बचेगा और कंजुगेट बेस बचेगा। एक्चुअल में एसिड, वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस बचता है, क्योंकि स्पेक्टेटर आयन तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो ये दो चीजें बचेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक बफर का मतलब है वीक एसिड प्लस में वीक एसिड का कंजुगेट बेस। अब ये कंजुगेट बेस क्या होता है पता है किसी को? कौन बताएगा कंजुगेट बेस क्या होता है? आता है किसी को? एनीवन नोज अबाउट द कंजुगेट बेस? सर जब कोई एसिड से अपना प्रोटॉन डोनेट कर दे तो उससे जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। यस राइट, कृष्णा को आंसर पता है, बहुत सही है। एसिड का H पॉजिटिव आयन जब चला जाता है तो जो एसिड का हिस्सा बचता है वो है कंजुगेट बेस। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, बाकी के सोते हुए बच्चों को समझ में आ गया? सर एक बार और दोबारा बता देना। एसिड जब अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देता है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कंजुगेट बेस होता है। देखिए इसको मैं सिंपल रिएक्शन लिख के बता रहा हूँ। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेस होता है हमें पता है। HCl एसिड होता है, हमें सबको पता है, याद कर रखा आपने, इसमें समझ कुछ नहीं है, ये नए एग्जाम्पल है इसलिए याद नहीं है, बस इतनी सी बात है, इसलिए इनको याद रखना भी जरूरी है। बेस एसिड, ये 6ठी 7वीं क्लास से एसिड बेस वाली रिएक्शन ये वाली करते आए हो, न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए ये याद है। एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं? साल्ट प्लस वाटर। साल्ट क्या बनेगा? NaCl, सबको याद है ये, प्लस वाटर बन गया। तो एसिड का H पॉजिटिव आयन जब चला गया तो क्या बना? अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ, एसिड का H पॉजिटिव आयन यहाँ से गायब हो गया, Cl नेगेटिव अकेला बच गया। तो एसिड का H पॉजिटिव आयन जिसके पास जाता है, इसके पास गया, ये होता है कंजुगेट एसिड। और जो दूसरा पार्ट होता है एसिड का नेगेटिव आयन, वो होता है कंजुगेट बेस। सिंपल, यानी एसिड में से H पॉजिटिव आयन जाने के बाद जो बचता है, यानी क्लोरीन नेगेटिव बचेगा, इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। यस, क्लियर है सबको कंजुगेट बेस क्या होता है? यस सर।
तो एसिड का H पॉजिटिव आयन हटाने के बाद जो बचता है आयन, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा था क्या? उसकी आवाज साफ नहीं आई भी, मुझे दोबारा से बताइए। नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो एसिड का H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के बाद जो बचा वो कंजुगेट बेस होता है। तो एक्चुअल में एसिडिक बफर में यही होता है, कंजुगेट बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है, और उसी का कंजुगेट बेस ये होता है। लेकिन ये कैसे बना? ये बना वीक एसिड कम और स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा से, और उनके मिलने से जो साल्ट बनेगा, साल्ट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, लेकिन एसिड पार्शियली डिसोसिएट होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए एसिड इक्विलिब्रियम में रहता है। और कंप्लीट डिसोसिएशन वाले, ये मैंने आपको लेसन में भी बताया था कि कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा वो टूट जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं है, ये काम की रिएक्शन होती है, इसमें इक्विलिब्रियम है, यही टेंशन देती है। तो एसिडिक बफर समझ में आ गया भाई? एग्जाम्पल याद रखिए, पूरी कहानी याद रखिए, दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक बफर की बात करते हैं, नहीं पहले इसी एसिडिक बफर का केस 1 केस 2 फॉलो करेंगे। तो देखिए एसिडिक बफर में केस 1 और केस 2 का मतलब क्या है? हम इसमें एसिड मिला के देखेंगे, थोड़ा सा बेस मिला के देखेंगे, यही बनेंगे केस 1 और केस 2। तो भाई एसिड मिलाओ, अगर H पॉजिटिव आयन मिलाया तो मुझे पता है नेगेटिव आयन था मेरे पास सॉल्यूशन में, वो H पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा और वो एसिड बना देगा और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना? क्लियर है? यस सर। और अगर मैं बेस मिलाता हूं तो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी था, वीक एसिड था और उसका कंजुगेट बेस था, है ना? तो कंजुगेट बेस तो H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन कर लेगा, वो एसिड बना देगा, और वीक एसिड OH के साथ रिएक्शन करेगा केस 2 में, और वो भी वाटर प्लस कंजुगेट बेस बना देगा। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। पीएच में चेंज नहीं होता, लगभग ना के बराबर पीएच में चेंज होता है, जब तक सॉल्यूशन है तब तक ऐसा ही रहेगा, ये पीएच में चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, ठीक है? पीएच कैसे निकालते हैं ऐसे सॉल्यूशंस का, तो ये ध्यान से करने वाली चीज है। हमें पता है एक तो ये था एसिड था, वीक एसिड, और एक वीक एसिड का साल्ट था, है ना, जो पूरा डिसोसिएट होता है, पूरा डिसोसिएट हो रहा है ये। तो हम क्या करते हैं, के निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। कैसे निकलता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। तो एसिड का ले रहे हैं तो एसिड ही लेंगे ना, साल्ट थोड़ा लेंगे, एसिड वाली रिएक्शन लेंगे। ये वाली रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट है इस साइड में, ये रहे प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट है, रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ 1 लगा है, यहाँ 1 लगा है, तो ये पावर 1 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि 1 लगा तो दिखा नहीं रही। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये भी 1 है, इसकी पावर भी 1, इसके आगे भी यहाँ 1 लगा हुआ है, ठीक है? तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये बन गया Ka। क्लियर है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड समझ में आया कैसे निकालता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड? Yes, यस sir. सर। आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पहली बार ही आयनिक इक्विलिब्रियम वाला या कुछ कर रहे हो, है ना? कम से कम इतना कॉमन तो याद रहना चाहिए, मतलब आप लोगों ने कुछ नहीं कर रखा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है। क्या इलाज करना चाहिए ये मेरे को बता दो, इलाज बताओ भी। आप लोग कैसे पढ़ना शुरू करोगे? अभी रिवीजन पर आ गए हैं, है ना? और हम करना नहीं चाहते हैं, मन मरा हुआ है, माइंड में कुछ और चल रहा है, या लगता है कि बिना मेहनत किए पास हो जाएंगे, बस इतना ही चाहिए, आईआईटी तो बस सपनों में देखते हैं, है ना? सपने मत देखिए, मेहनत कीजिए। सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, याद रख लेना। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैठे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में और डेली मेहनत करते हैं, और आप लोग नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा भाई? कैसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग आईआईटी क्वालिफाई करोगे, है ना? हमें पता होता है टीचर के फेस पर क्या लिखा होता है, मूर्ख। बच्चों को नजर आता है कि उसके फेस पर मूर्ख लिखा हुआ है, लेकिन टीचर सबको जानता है, को पता होता है कि कौन कितने पानी में है, किसको कितना आता है, बस हम बोलते नहीं है, वो एक अलग बात है। तो आई वांट योर रिजल्ट, मुझे पता आप लोग पढ़ते नहीं है, तो पढ़ना शुरू कर दो, ठीक रहेगा, है ना? एक दो बच्चों को छोड़ के बाकी को पढ़ना चाहता नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो भाई ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है, एसिड वाली रिएक्शन लो, प्रोडक्ट लिखो, रिएक्टेंट लिखो, मल्टीप्लाई में कर दो आपस में एक दूसरे को, और जो कोफिशिएंट लगे होते हैं 1 2 वो उनकी पावर बन जाते हैं। यहाँ अगर 2 है तो 2 लग जाएगा यहाँ पे,
ये बन गया एसिड। अब इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मैं निकालना चाहता हूँ, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो इसको इधर रखूंगा, इससे इधर ले जाऊंगा मल्टीप्लाई में, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, है ना, ये आ गया सिंपल। तो ये क्या आया Ka, फिर ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, एसिड की कंसंट्रेशन है, तो इसलिए एसिड लिख दिया। डिवाइड में क्या है, कंजुगेट बेस है, डिवाइड में कंजुगेट बेस लिख दिया। कंजुगेट बेस की जगह साल्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंजुगेट बेस एक्चुअल में साल्ट ही तो था, वो साल्ट जो डिसोसिएट हो गया यस सर। हमें पहुंचे तो स्पेक्टेटर आयन था, तो साल्ट भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया H पॉजिटिव आयन। पीएच क्या होता है, व्हाट इज द पीएच, नेगेटिव लोग होता है पीएच, नेगेटिव लोग दोनों साइड कर देते हो, तो H पॉजिटिव आयन का नेगेटिव लोग कर दिया, तो ये बन गया पीएच। फिर Ka का नेगेटिव लोग करेंगे, Ka वो बनेगा pKa, नेगेटिव लोग ऑफ Ka, ठीक है। उसके बाद में नीचे क्या है, यहाँ पर है एसिड, यहाँ है बेस, है ना, कंजुगेट बेस। ऊपर नीचे रेसिप्रोकल रहेगा। अब इसका भी तो, इन दोनों का भी तो नेगेटिव लोग करना पड़ेगा, इन दोनों का, तो Yes, इन दोनों sir. का नेगेटिव लोग कर दिया, नेगेटिव लोग आगे लगा दिया, एसिड बाय बेस लगा दिया मैंने, बात खत्म। अब अगर मैं इसको पलट दूं, उल्टा घुमा दूं, तो क्या होने वाला है, बेस आ जाएगा ऊपर और ये साइन पॉजिटिव, लोग से पहले, अगर ये चीज घुमा रहे हो तो लोग से पहले वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस का बन गया, ठीक है, प्लस लोग कंजुगेट बेस बाय एसिड। उल्टा कंजुगेट बेस को मैं साल्ट लिख सकता हूँ, साल्ट ही तो था वो, तो साल्ट डिवाइडेड बाय एसिड लोग। तो इसका पीएच क्या आएगा भाई, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा, अगर ध्यान से देखो तो हमने इस इक्वेशन का यूज किया है, सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके जो पीएच निकलेगा वही पीएच है ये, ठीक है। तो उसमें क्या आ रहा है भाई, इस इक्वेशन के यूज से पीएच कौन सा आ रहा है, pKa प्लस लोग साल्ट बाय एसिड, या कंजुगेट बाय एसिड लिख सकते हैं, बट ये साल्ट बाय एसिड याद रख लीजिए, ज्यादा बेटर है, आसान है, ठीक है बेटा। और प्लस है pK लोग प्लस लोग साल्ट बाय एसिड, याद रहेगा पीएच, जी सर। Yes, sir. एसिडिक बफर का पीएच, फॉर्मूले याद रख लेना, सुनने वाला हूँ मंडे को फॉर्मूले, ये ध्यान रख लेना सबसे, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम ही स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम वाला लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ, मोस्ट टिपिकल लेसन में से माना जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, एनसीईआरटी आप लोग लगाइए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब पीएच की रेंज भी होती है भाई, रेंज मतलब कितना एसिड डालूं कि पीएच बदले ना, या कितना बेस डालूं कि पीएच बदले ना, लगभग ना के बराबर बदले, थोड़ा बहुत पॉइंटों में कोई बात नहीं है, तो वो होती है पीएच रेंज बफर सॉल्यूशन की, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर मैं, अब इसने क्या किया, ये ले लिया एसिड, ये ले लिया साल्ट, एसिड का वही बफर सॉल्यूशन ले लिया, तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन 1 ले रहा हूँ, इसकी कंसंट्रेशन 10 ले रहा हूँ, 10 गुना, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, पीएच तो ये होता है ना, ये पीएच है, तो मैं क्या लिखूंगा, ये पीके सेम टू सेम है, पीएच सेम टू सेम है, लोग सेम टू सेम है, ये कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन साल्ट की, तो साल्ट की कंसंट्रेशन इसने ली थी 10, तो ये आ गया 10, और एसिड की कंसंट्रेशन 1 ली है, ये आ गया 1, क्या आएगा, लोग 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये सारा बन गया 1, ठीक है। तो पीएच इक्वल पीके प्लस 1, तो हम सीधा लिख सकते हैं, सर ये नीचे माइनस क्यों लिखा है, कहाँ माइनस है, नीचे नीचे सी डायरेक्ट सी के नीचे, नीचे अरे पीके नीचे अभी माइनस। पहुंचने दो बेटा, ठीक है, ये आ गया समझ में, पीके यस सर। क्लियर है। Yes, sir. अब नीचे वाले की बात करते हैं, नीचे वो कह रहा है अगर एसिड की कंसंट्रेशन 10 ले रहे हो, देखो कंसंट्रेशन बदल दी, और साल्ट की कंसंट्रेशन 1 ले रहे हो, तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10, यस और नॉट, यस सर। Yes, sir. यस तो सर। log 1 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब होता है माइनस log 10, ये लिख सकता हूँ ना, 10 डिवाइड में है तो माइनस में हो जाता है log में, तो log 1 माइनस log 10, ये लिख सकता हूँ, माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 0 होता है, 0 माइनस 1, और ये पीके तो पीके रहेगा, तो पीके माइनस 1 वैल्यू आ जाएगी, अगर ये 10/1 ले रहा हूँ तो ये वैल्यू ये आएगी, समझ में आया क्या लिखा हुआ वो, Yes, sir. ये इसके लिए, ये इसके लिए कंडीशनें बदल रखी हैं, सीधी सी बात, इसको 10 लोगे, इसको 1 लोगे, तो ये करना आना चाहिए, बहुत आसान है, इसकी कंसंट्रेशन 1 ले लो, इस नीचे वाले की 10 ले लो, log 10 माइनस में चला जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 माइनस 1 यानी कि कुल मिला के -1 आ गया, जहां ये +1 आ रहा था वहां ये -1 आएगा, बस कैलकुलेशन में यही है, समझ में आ गया सबको,
यस सर। तो Yes, एक को sir. एक और दूसरे को 10 लूं या एक को 10 और दूसरे को 1 लेता हूं तो इसकी पीएच की रेंज कितनी आ रही है? पीके प्लस 1 माइनस 1। तो मैं लिख सकता हूँ पीएच जो होता है वो पीके प्लस माइनस 1 होता है। ये इसकी रेंज है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. फॉर्मूला है, ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम बफर एक्शन। मैक्सिमम बफर एक्शन के बारे में अगर बात करें तो कंडीशन फॉर एसिडिक बफर के लिए अगर दोनों की कंसंट्रेशन 1 1 ले लूं तो क्या आएगा? pH इक्वल pK प्लस log 1/1, यानी log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो pH और pK बराबर हो जाते हैं, वो होता है मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन, जब pH और pK बराबर होते हैं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये अब आपके सामने क्या आ गया? एसिडिक बफर की सारी कहानी आ गई। अब बेसिक बफर की बात करते हैं। बेसिक बफर में जस्ट सब कुछ रिवर्स है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, सब कुछ रिवर्स है। क्या डेफिनेशन भी करेंगे? वीक बेस, और वीक बेस का साल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा वीक बेस NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड लिखा HCl। दोनों को मिक्स किया, NH4Cl बन गया साल्ट। तो एक्सेस में वीक बेस लेना है तभी वो बेसिक बफर बनेगा। तो वीक बेस एक्सेस में था, साल्ट प्लस साल्ट इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा बेसिक बफर। ठीक है, तो ये बन गया बेसिक बफर। तो यहाँ मैं क्या ले रहा हूँ? ये वीक बेस है। अब वीक बेस है तो डेफिनेटली NH4OH वीक बेस है, रट्टा मारना पड़ेगा। और ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है, ये पूरा डिसोसिएट हो जाता है, ये भी रट्टा मारना पड़ेगा। अगर क्लोरीन लगा दो NH4 पॉजिटिव के साथ, क्लोरीन नेगेटिव लगाओगे तो टूट जाएगा, क्लोरीन स्पेक्टेट आयन की तरह काम करेगा। बट OH लगाओगे तो OH पूरा टूटेगा नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाएगा। बस ये याद रखना है। समझ में आया? ये रिएक्शन है, अगर याद नहीं है और आपको पता नहीं है वीक कौन है स्ट्रॉन्ग कौन है तो कहानी खराब हो जाएगी। तो स्पेक्टेट आयन है क्लोरीन, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो NH4 पॉजिटिव यानी कंजुगेट एसिड बच गया। और वीक बेस का उल्टा OH चला जाएगा तो वो कंजुगेट एसिड बचेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। कंजुगेट एसिड और Yes, बेस sir. में आपको बताया था एसिड बेस क्या होते हैं, कैसे करके निकाल सकते हैं। तो इसमें केस 1 देखो, NH4OH है मेरे पास और NH4 पॉजिटिव है। तो NH4OH में H पॉजिटिव आयन डालूंगा, एसिड में बेस मिक्स हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, NH4 पॉजिटिव और वाटर बनेगा। और दूसरा नीचे देखिए, अगर मैं OH डालता हूं तो OH के साथ रिएक्शन कौन करेगा? NH4 पॉजिटिव OH के साथ रिएक्शन करेगा। NH4 पॉजिटिव OH के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है? NH4 पॉजिटिव प्लस OH, NH4OH बनेगा। तो ये दोनों न्यूट्रल कर देंगे, तो कुल मिला के ऐसे ये काम करता है बफर सॉल्यूशन बेसिक वाला। ठीक है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है। अब सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं जो हमने पीछे की थी। क्या हमारा ये जो वीक बेस है इसी का PKB निकालेंगे, KB निकालेंगे। KB क्या होता है? प्रोडक्ट, ये रहा, मल्टीप्लाई में दूसरा प्रोडक्ट ये रहा, रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है? ये है, रेज़ टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। अब मुझे क्या निकालना है? KB क्या होता है? KB तो ये है। अब मुझे तो OH निकालना था, क्योंकि POH निकालूंगा मैं इसका, है ना? PH नहीं निकालूंगा मैं इसका, इसका POH निकालूंगा। याद रखना POH। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए। POH और PH जो होते हैं इन दोनों का टोटल कितना होता है? 14। 14 तो ये और भी 12 80 90 पे। तो यहाँ मुझे OH चाहिए, तो OH को एक तरफ रखूंगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, है ना? तो देखिए क्या किया, OH इक्वल KB मल्टीप्लाई में NH4OH डिवाइड में NH4 पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव लॉग कर दूंगा दोनों साइड, तो OH का नेगेटिव लॉग होगा तो POH बन जाएगा, KB का नेगेटिव लॉग PKB बनेगा। इन दोनों के आगे नेगेटिव लॉग लगा दूंगा, नेगेटिव लॉग दोनों के आगे लगा दिया। फिर क्या करूंगा, यहाँ तो पॉजिटिव लॉग लगेगा, फिर इन दोनों को पलट दूंगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में बदल जाएगा, NH4 पॉजिटिव ऊपर लगेगा और ये नीचे लगेगा, घुमा दिया इसमें। क्लियर है ये सबको? यस सर। Yes, तो यानी sir. वही सिस्टम आ Yes, गया। sir. यहाँ पहले क्या था? पीएच था, पीके था पॉजिटिव लोग, ये क्या था? ये साल्ट था, ये क्या था? ये एसिड था, है ना? अब उल्टा कर दिया, साल्ट बाय बेस आ गया, बस पीओएच की पीएच की जगह पीओएच, पीकेबी की जगह पीके की जगह पीकेबी आ गया। तो हेंडरसन इक्वेशन, वो पीछे वाली भी हेंडरसन इक्वेशन ही थी, क्या कहती है? पीओएच जो है पीकेबी प्लस लोग साल्ट बाय बेस कह सकते हैं या कंजुगेट एसिड बाय बेस कह सकते हैं। साल्ट वही है, कंजुगेट एसिड ही बनेगा उसका, उसमें कंजुगेट बेस बन रहा था बस। तो साल्ट बाय बेस, क्लियर है बेटा?
अब अगर Yes, sir. न्यूमेरिकल में देख के आपको यही समझ में ना आए कि साल्ट कौन सा है और बेस कौन सा है ना, यही समझ में ना आए तो फिर बेड़ा पार है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता हमें सफल होने से, है ना। पक्का। देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिनको कुछ आता है वो कुछ पेपर में करके आते हैं, जिनको कुछ नहीं आता वो पेपर में कुछ भी करके आते हैं, है ना। कुछ भी। मैं जनरली बोलता हूँ कि देखो, पेपर कभी खाली नहीं छोड़ के आना। किसी को कुछ आ रहा तो पक्का भरेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, और किसी को कुछ नहीं आ रहा तो क्या करेगा, वो कुछ भी कर सकता वही है, कर देगा। कुछ भी करके आओ बस, लेकिन करके आना, है ना। किसी को कुछ आता तो वो कुछ लिखेगा, किसी को कुछ नहीं आता तो वो कुछ भी लिखेगा। सही है, लेकिन लिख के आना, Yes, sir. केमिस्ट्री से रिलेटेड लिख के आना। पास होने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना। केमिस्ट्री का पेपर आए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, केमिस्ट्री का पेपर आए, किसी को कुछ भी ना आता हो, कोई भी क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन आप घर से याद करके गए थे और आपको केमिस्ट्री का वो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में आंसर नंबर वही लिखिए जो आपके पेपर में दे रखा है, और आंसर अपने वाला चिपकाइए, लेकिन चिपकाइए केमिस्ट्री का ही, ताकि कोई भला इंसान मिल गया तो आपको पास कर देगा, फेल नहीं करेगा। सर ऐसा पास हो होने का सकता है? ऐसा होता है बेटा जनरली कि आप सिर्फ केमिस्ट्री का लिख नहीं के तो आओगे, वही मान लो बात होगी, 20 मैं जीओसी में जीओसी के अंदर हाइड्रोकार्बन चिप आता हूँ, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री चिप आता हूँ, कोई स्टेट्स ऑफ दिक्कत नहीं। मैटर देखो, के अंदर सेकंड चैप्टर चिप आता हूँ। पढ़ने वाले टीचर को, आपको अगर इतने सारे लेसन्स आते हैं तो पढ़ने वाला ये सोचेगा ना कि यार बच्चे को आता तो है। ये अलग बात है कि उसको वो लेसन नहीं आता जो क्वेश्चन में पूछा गया, बट उसे बेसिक्स आता है। इस बेसिक्स के दम पर वो टीचर आपको पास कर देगा। दैट इज द गुड स्ट्रेटजी कि कुछ याद करके तो जाओगे, कुछ तो याद करोगे, जो याद है वो लिख के आओ। नहीं, समझ गया? मैंने एक बार अप्लाई किया था यही केमिस्ट्री के पेपर में। फिर फेल हो गए? फेल नहीं हो गए कम से कम। फेल तो नहीं हुआ था, नहीं फेल तो मैं वैसे भी नहीं हुआ था, हर क्वेश्चन में मेरे को नंबर मिल गए थे। नहीं, बस मेरी फिर मतलब बेसिक स्ट्रेटेजी यही होती है कि अटेम्प्ट सब कुछ करके आना होता है, ताकि आधा ही सही नंबर मिले, क्योंकि इतने हाँ, क्वेश्चन होते हैं कि आधा 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 एक एक भी मिल जाए तो पासिंग मार्क्स आ जाता है। वही कह रहा हूँ, अगर आपको 5 क्वेश्चन सही तरीके के आते हैं पेपर में 20 क्वेश्चन में से, तो बाकी के 15 क्वेश्चन जो आता है वो चिपका के आओ। टीचर देखेगा यार लिख तो हर जगह रखा है, ठीक लिख रखा है, केमिस्ट्री का ही लिख रखा है, बट जो पूछा गया वो नहीं लिखा सिर्फ। तो टीचर लास्टली सोचता है कोई बात नहीं, पूछा हुआ नहीं लिखा, लेकिन इसको केमिस्ट्री तो आती है, सुल्लू को, इसमें पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर भी पास हो जाएगा +2 में। समझ गए? तो जिसे जो आता है वो लिख के आओ भाई, कुछ नहीं आता वो कुछ भी लिख के आओ, बट लिख के आओ केमिस्ट्री का ही, पास हो जाओगे। बट हमारे वाले टेस्ट में पास नहीं हो सकता ऐसे, ये बता देता हूँ। वहां तुक्के मार के आओगे, अक्कड़ बक्कड़ 2 सही होंगे, अक्कड़ बक्कड़ तिक्कड़ वाला तुक्का तो बिल्कुल गलत, नेगेटिव मार्किंग में सब बराबर। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ तिक्कड़, है ना, लाइक दैट। तो बेटा पढ़ने से बात बनेगी। देखो, मेहनत बहुत बड़ी चीज है, लिख लिख कर मेहनत करनी चाहिए। एक ही बात, हर कोई एक ही बात पर बोलता है कि सफलता चाहिए तो मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, फोकस कीजिए, बस फोकस के साथ हार्ड वर्क, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। डेली रेगुलर हार्ड वर्क का मतलब होता है जी तोड़ मेहनत। आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट आपको पढ़ना है, जी तोड़ कर जो मेहनत की गई है वो होती है हार्ड वर्क। इंग्लिश के वर्ड्स ने ना दिमाग खराब कर दिया लोगों का, हिंदी में उसको प्रोनाउंशिएट कीजिए, आपको समझ आएगी असली कहानी। हार्ड वर्क का मतलब जी तोड़ मेहनत, दिल को मार कर की गई मेहनत। दिल करेगा मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी बैठ गए पढ़ने के लिए, लिख लिख के फिर भी क्वेश्चन कर रहे हो कि छोड़ने वाला नहीं हूं मैं तुझे। दैट इज हार्ड वर्क, और वो तो हमने कभी करा ही नहीं होगा। हमारा तो मन कर रहा हो क्वेश्चन करने का, हम तब ना करें। है ना, और ना कर रहा हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर मैं आपको अपनी बात बताऊं, बोलो बेटा। तो मैं बैठता हूँ ना सर, और जब मेरा पेन चलता है तो फिर वो रुकता ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया, लेकिन वो रेगुलर होना सर ये चाहिए बस। मेरा टैलेंट नहीं सर, ये मेरे को ना एक दिक्कत है, मैं आपको सच बताऊं सर ना। पहले मैं लिखता था, मेरा एवरेज आता था कि अगर मैं लेक्चर लेके लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, तो मैं 6 घंटे का एवरेज लेता हूँ स्कूल में, क्योंकि मैं नोट्स बनाता था। तो मेरे हो जाते थे 12 पन्ने ऐसे में, मतलब वीडियो तो ऑफ है, मतलब आगे पीछे के मिला के 12 14 15 20 पेजेस पहुंच जाते थे। ठीक है, अब ये गिर गया है, जान तो कितना गिर गया है कि अब मेरे 7 8 9 पहुंचता ही 9। ये बोल रहे सर खींच खाच के 10 होता है। तो बहुत गलत है, बहुत ही गलत। यू नो भाई योर सेल्फ।
आपको खुद के बारे में पता है ना बेटा, आपको क्या लगता है इसका रिजल्ट बाद में आपको अफेक्ट नहीं करेगा? सारी जिंदगी अफेक्ट करेगा। आप अच्छे से ये बात जानते हो, तो फिर जानते हो तो उसको इम्प्रूव करो भाई। सीधा क्वेश्चन है बेटा, सीधी आंसर है, सीधी चीज है, समझ रहे हो ना? आप जानते हो इस चीज, और इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा बेटा। बाद में ना इन्हीं चीजों की इज्जत की जाती है, पता है? रिस्पेक्ट यहाँ से आती है। पैसा कितना कमाते हो, सिंसियर कितने हो, सिंसियर बनने का तरीका भी यही है कि आप कितना दिल लगा के पढ़ते हो, उतना ही सिंसियर। और याद रखना, जो लोग कामयाब होते हैं ना, कई बार हम देखते हैं यार ये तो बहुत हरामी टाइप का इंसान है लेकिन कामयाब कैसे है? क्योंकि उन्होंने मेहनत जरूर की है। उन लोगों ने भी मेहनत की है, भले ही वो आपको गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत जरूर की है। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर अच्छी मेहनत कर रखी है उन्होंने। तो मेहनत भगवान, देखिए भगवान ना, हम ऊपर वाले को सब मानते हैं ना, कोई ना, हर कोई किसी न किसी फॉर्म में ऊपर वाले को मानता है, डेफिनेटली मानता है। भगवान ना किसी के साथ नहीं है। वो कहता है जो करोगे ना, मेहनत करने वाले को फल दूंगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, बात ही खत्म। अब चॉइस आपकी है। आप भले ही अच्छे हो लेकिन मेहनत नहीं कर रहे, रिजल्ट 0। अगर आप भले ही बुरे हो लेकिन मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट 100%। ये ऊपर वाले का न्याय ऐसा ही है, वो सबको बराबर तराजू में तोलता है। वो कोई मतलब नहीं है कि कोई अच्छे काम में मेहनत कर रहा है, कोई बुरे काम में मेहनत कर रहा है और कोई मेहनत नहीं कर रहा। नहीं करने वाले को 0, अच्छे वाले को अच्छा, बुरे काम में मेहनत कर रहा है, रिजल्ट उसे भी देगा। छोड़ने वाला वो किसी को नहीं है। यहाँ बचकर कोई नहीं जाएगा, सब मरेंगे, ठीक है? तो लाइक दैट, मेहनत करते रहिए। अपने दिमाग को शांत रखने का तरीका भी यही है, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं हम जरा। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट, पीओएच बफर, वही सेम टू सेम चीज दिखा रखी है। इसकी कंसंट्रेशन 1 लेंगे, इसकी 10 लेंगे, तो वही पीकेबी प्लस पीओएच, पीकेबी प्लस 1 आएगा। और अगर इसकी 10 और इसकी 1 ले रहे हैं तो वो -1 आएगा। तो पीओएच जो है वो पीकेबी प्लस -1 आ जाएगा, जैसे हमने पीएच के वाले केस में किया था, है ना? एसिडिक वाले में, तो बेसिक वाले में भी वही होगा। अब बात करते हैं इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की। तो उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? ये log 1 की, दोनों की कंसिडरेशन अगर 1 ले लेते हैं तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। पीओएच और पीकेबी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशंस का यहाँ पर मुद्दा खत्म हो जाता है कि एसिडिक बफर क्या होता है, बफर और बेसिक बफर क्या होता है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बफर कैपेसिटी है। बफर कैपेसिटी क्या होती है? तो बफर कैपेसिटी में मैथमेटिकली ये निकालेंगे कि कोई बफर सॉल्यूशन कितनी कैपेसिटी रखता है। तो उसका फॉर्मूला है सीधा सा, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर। आपने 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितने मोल एसिड डाला या कितने मोल बेस डाला, डिवाइड में पीएच में चेंज कितना आया। बफर सॉल्यूशन में पीएच में चेंज बहुत माइनर आता है। अगर ना के बराबर है तो फिर तो फुल कैपेसिटी है, लेकिन अगर कोई चेंज आ गया, हमने ज्यादा ही एसिड डाल दिया या बहुत ज्यादा बेस डाल दिया, तो बफर सॉल्यूशन भी बेचारा उसको न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, उसका पीएच चेंज हो जाएगा। तो पीएच कितना चेंज हुआ वो नीचे, और ऊपर क्या, कितना आपने मोल डाला एसिड का या बेस का पर लीटर, 1 लीटर में, वो होता है बफर सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी। अब इसका एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल दे रखा है। व्हेन 2 मोल ऑफ द HCl एडेड टू द 1 लीटर ऑफ द एसिडिक बफर, बफर है एसिडिक है और 2 मोल HCl आपने डाल दिया, तो मोल पर लीटर, तो 2 मोल पर लीटर तो आपके पास सीधा आ गया। पीएच में चेंज कितना आया, 3.9 आया, 3.9 से 3.4 हो गया। तो चेंज इन पीएच 3.9 माइनस 3.4 दिख रहा होगा सबको, ये रहा। 0.5 का पीएच में चेंज आया, तो हम नीचे क्या लिखते होते हैं भाई, 0.5 पीएच में चेंज, तो 0.5 आ गया पीएच में चेंज। और ऊपर मोल पर लीटर लिखते हैं, है ना, मोलैरिटी, मोल पर लीटर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, और कितने मोल एसिड डाला, तो 2 मोल पर लीटर डाला। पर लीटर तो ठीक है, पर लीटर में ही रहेगा, तो 2 डिवाइड बाय 0.5 इक्वल टू आ गया 4। तो बफर कैपेसिटी जो है वो इक्वल आ गई 4 के। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ऐसे बफर कैपेसिटी निकाली जाती है, ये ध्यान रखना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल वाले। हमने फॉर्मूले कर लिए, हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 milligram of NaOH is added to carboxylic acid solution in the 60 milligram of carboxylic acid is present, in which 60 milligram of carboxylic acid is present। 60 मिलीग्राम आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑलरेडी, और 20 मिलीग्राम आपने NaOH डाल दिया। स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, वीक एसिड में क्या बनेगा, एसिडिक बफर। और वो 20 मिलीग्राम और ये एसिडिक बनेगा, है ना, एसिडिक बनेगा क्योंकि वीक एसिड और एसिड ज्यादा है, इसलिए 60 मिलीग्राम
कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इफ द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज 10 लीटर। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 लीटर है, तब आपको इसका क्या बताना है, पीएच बताना है सॉल्यूशन का। तो भाई 20 मिलीग्राम ऑफ NaOH ऐड किया, तो 20 मिलीग्राम NaOH के अंदर कितने मोल होते हैं NaOH के, ये ढूंढो। मिलीग्राम, ग्राम में दे रखा है, NaOH को सॉलिड फॉर्म में लिया। 60 मिलीग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी सॉलिड लिया, दोनों के मोल काउंट कर लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना निकलेगा भाई, NaOH का मोलर मास कितना होता है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल करेंगे 40 आएगा 40। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 20 मिलीग्राम है, मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, ग्राम बन गया, डिवाइड बाय मोलर मास 40, ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH। ये समझ में आया सबको? मोल ऑफ Yes, sir. NaOH, Yes, sir. ठीक है, मोल ऑफ NaOH निकालिए। मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, कार्बन का 16, ये कार्बन का 16, सॉरी 12 दोनों का 12, कार्बन का 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन का 3, तो टोटल हाइड्रोजन का 4 है, और बाकी सबका काउंट करोगे, टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 60। तो गिवन मास कितना है 60 मिलीग्राम का, हमें तो ग्राम में चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, ग्राम बन गया, डिवाइड में 60 करेंगे तो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गया, तो 10⁻³ नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, क्लियर है? इसके मोल पता लग गए NaOH के, कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसने सिर्फ अमाउंट दिया था, अमाउंट से हमने निकाल लिया मोल। अब ये कह रहा है दोनों को मिक्स करके 10 लीटर सॉल्यूशन बना लिया, मतलब बाकी सब पानी डाल दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, इनके मोल कर दिए मिक्स, और सॉल्यूशन कितना बना लिया, पानी डाल दिया 10 लीटर, मतलब इसको टोटल 10 लीटर सॉल्यूशन बना लिया। ये क्लियर है सबको, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल, अब देखिए, अब ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसने बोला 10⁻³ मोल लिया हमने शुरू में, 10⁻³ मोल, ठीक है, प्लस NaOH लिया 10⁻³ डिवाइड बाय 2 मोल, तो ये इसका आधा है, देखो 10⁻³ 10⁻³ डिवाइड बाय 2, आधा हो गया ना इसका। हमें पता है NaOH जो है वो 1 मोल के लिए 1 मोल इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है ना, तो ये डबल है भाई, ये आधा है, तो मेरे पास आधा बच जाएगा, 10⁻³ मेरे पास था, इसका आधा यूज हो गया, तो बाकी का आधा 10⁻³ डिवाइड बाय 2 इतना बच जाएगा ना, इतना यूज हो गया और इतना ही ये बचेगा, ये भी इतना ही बचेगा। यस और नॉट? Yes, यस sir. सर। तो ये बच गया आधा, आधा इसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल होने के बाद वो आधा ही बनेगा, OH इसका, H इसका, और सोडियम इसके साथ, वो तो वाटर बन जाएगा, सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये सोडियम जुड़ा हुआ साल्ट जो है ये भी तो आधा ही बनेगा ना, आधा मोल इसके आधे मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो भाई आधा मोल ही ये बनेगा और आधा मोल ये बच जाएगा। ये समझ में आया ना? ये दोनों कहाँ से आए? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी, sir. राइट नाउ। हमें कंसंट्रेशन निकालनी थी कि कितना यूज हो गया, कितना बना, कितना बन रहा है। आगे देखते हैं भाई, बफर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। अब हमें कंसंट्रेशन में पता लग गई, बफर सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया, तो पीएच क्या होता है, pKa प्लस लोग, ऊपर होता है साल्ट, नीचे होता है एसिड, साल्ट बाय एसिड। साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻³ डिवाइड बाय 2, यस दिख रहा है? और यस एसिड सर। एसिड की भी सेम है, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो pKa के प्लस में कर दो और log 1 यानी कि 0, तो pKa की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की pKa की वैल्यू पता होनी चाहिए। गिवन में दे रखा है, ध्यान से ऊपर देखो, pKa जो है 4.74 है, तो pH भी 4.74 ही आएगा, बाकी सब कट आ जाएगा। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा ऐसा नहीं होता, इस केस में ऐसा हुआ है, हमेशा इट विल नॉट बी हैपेंड। कहीं आप सोचोगे हमेशा ऐसे ही होता है, बस pKa के बराबर लिख दो, बात खत्म, ठीक है। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में आपको उसने ये नहीं बताया कि ये एसिडिक बफर है, ये भी नहीं बताया ये बेसिक बफर है, कम है ज्यादा है, उसने हम इसलिए वो थ्योरी जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, और एसिड ज्यादा अमाउंट में होता है वो बनता है एसिडिक बफर, है ना, और फिर उसमें साल्ट कौन सा बनेगा, है ना, वो भी पता होना चाहिए। तो वो पूरी थ्योरी अगर पहले वाली आती है तभी ये इलस्ट्रेशन कर सकते हो। समझ में आ गया बेटा? दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक Yes. है। क्वेश्चन का भी एक तरह से रट्टा मारना आपको, मतलब तभी आप दूसरे वाले क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको वो समझ में आने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो देखिए, ये तो मैंने पीएच के बारे में यहाँ पर आपको एक करवा दिया, ठीक है, सिंपल था। अब कुछ सिंपल सिंपल 2-3 क्वेश्चन करते हैं। वो सिंपल क्वेश्चन कौन से हैं, देखिए मैं आपको दे रहा हूँ। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है आपके पास, ठीक है, कितनी है? मान लीजिए वो 10⁻1.3 है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। इसी सॉल्यूशन में मुझे इसका पीएच चाहिए। बताओ भाई, सॉल्व करो और चैट बॉक्स में लिख के दो। जस्ट सॉल्व दिस एंड राइट ऑन द चैट बॉक्स। फटाफट सॉल्व करो, नेगेटिव लोग करना है दोनों तरफ, पीएच आ जाएगा। और लोग सॉल्व करना आता है तो फिर आसानी से आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ये सर मल्टीप्लाई में पावर या फिर 1.3 है। ऊपर पावर है 1.3 बेटा, इट इज पावर 1.3। सर ये तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या दिक्कत है, आंसर निकालिए बस। इसका आंसर निगेटिव में आएगा। यस सर, ऐसे ही है कुछ। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस नेगेटिव। 2.3। हाँ तो कोई बात नहीं, जिसमें भी आए, आपको क्या दिक्कत है, निकालिए आंसर, सॉल्व कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेगेटिव में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। -1.3 आएगा बिल्कुल। तो देखिए क्या होगा, नेगेटिव लोग कर दूंगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का, दूसरी तरफ भी नेगेटिव लोग करूंगा और 10⁻1.3 आएगा। तो यहाँ नेगेटिव लोग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को ही पीएच बोलते हैं, दिस इज पीएच। और इक्वल क्या होगा, 1.3 पावर 10 के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो माइनस का साइन ऑलरेडी 1.3 और ये लग गया लोग 10, लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच कितना आ जाएगा, -1.3। अब हमें पता है पीएच स्केल तो 0 से 14 के बीच में होता है, -1.3 कैसे हो सकता है? 0 से नीचे क्या किसी का पीएच हो सकता है, या 14 से ऊपर किसी का पीएच हो सकता है, किसी बेस का? यहाँ पर बेस होता है, यहाँ एसिड होता है, और बीच में 7 पर होता है न्यूट्रल तो वाटर, वाटर में सोल्यूशन है तो बिल्कुल है ना, जनरली ऐसा ही होता है। तो 7 वाटर के अलावा क्या दूसरे किसी का पीएच नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अब बताइए जरा, सर तो हो सकता है, जीरो से नीचे, हो सकता है सर। 0 से नीचे एसिड हो सकता है, ठीक है। यस सर, हो सकता है। सर वाटर तो में नहीं हो सकता सर। वाटर में सर हाइड्रोजन की एक्टिविटी सर 0 तक ही हो सकती है। 0 तक हो सकती है हाइड्रोजन की एक्टिविटी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेस की एक्टिविटी 14 तक हो सकती है, यस सर। उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। नहीं सर, वाटर में। इंटरनेट और गूगल सबके पास है, अब मुझे गूगल का जादू दिखाइए, ढूंढिए सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट एसिड और उसका पीएच, पीएच ऑफ हाईएस्ट एसिड, क्या बोलेंगे उसे, हाईएस्ट बोलेंगे, हाईएस्ट पीएच एसिड, ऐसा कुछ सर्च कीजिए, सभी सर्च करो और चैट बॉक्स में आंसर लिखो कि हाईएस्ट पीएच वाला एसिड कौन सा है और हाईएस्ट पीएच वाला बेस कौन सा है, स्ट्रोंगेस्ट बेस। Sir, 0 है. Most स्ट्रोंगेस्ट, acidic 14 है, most basic है. बस इतना ही आ रहा है सच में? और water has pH value 7. वाटर तो ठीक है, मतलब आप कह रहे हो मोस्ट एसिडिक 0 और वो बेस, है ना, क्या बात है। हाँ, किसी और को मिला भाई? किसी और को मिला क्या? सर तो 0 तक ही दिखा रहे हैं, वैसे तो सर नेगेटिव भी तो होता है। -7.3. नेगेटिव होता है? आप लोगों को पता है नेगेटिव होता है? सर चैट बॉक्स में डाला है सर, ना, देखो। सर हाँ, वाटर तो इसलिए था कि यही मुझे H चाहिए प्लस था, आयन। यही मुझे चाहिए था, ठीक है भाई। इसको सर्च करो सभी, समीक्षा ने, सोनू ने और शिवानी ने डाल रखा है ना, माधव ने भी डाला है, फ्लोरो एंटीमनिक एसिड, एंटीमनी, एंटीमनी एसन होता है, एसन तीन होता है, एंटीमनी क्या होता है, एसबी, एसबी इज द स्ट्रोंगेस्ट एसिड विद पीएच वैल्यू 3.31.3 माइनस में। आप लोग तो कह रहे हो 0 से नीचे होता ही नहीं है, ये क्या है? इसको सर्च करो कैसे वर्क करता है। हाँ भाई, ढूंढो इसे सभी। Sir,
सर ढूंढ लिया। ढूंढ लिया, क्या मिला इसके बारे में? फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड 20 क्विंटिलियन टाइम स्ट्रोंगर होता है देन 100% सल्फ्यूरिक एसिड से भी। 20 क्विंटिलियन, क्विंटिलियन टाइम, क्विंटिलियन में कितना होता है पता नहीं, ठीक है। 2 इंटू 10 पावर माइनस और 2 इंटू 10 पावर 19, 2 के पीछे 19 जीरो, इतना ज्यादा स्ट्रोंगर होता है 100% एसिड से। और इसका जो वैल्यू है एसिड डैन एच पॉजिटिव, हैमेट एसिडिटी फंक्शन वैल्यू ऑफ, इसकी हैमेट एसिडिटी फंक्शन वैल्यू -31.3 है। ये हैमेट एसिडिटी होती है या पीएच होता है? पीएच ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यस सर। यस ठीक सर। है। अब दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रोंगेस्ट बेस 14 से ऊपर हो सकता है क्या? ढूंढो। तब तो अगर उसमें कोई गिर गया तो खत्म, वो किसी पे गिर गया तो भी खत्म। खरबूजा चाकू पे गिरा, चाकू खरबूजे पे, मौत हमारी आनी है। सर उसकी तो एक बूंदी काफी है। हाँ सोचो, मतलब यार 10 रेज़ पावर 19, 2 के पीछे 19 जीरो, इतना ज्यादा H2SO4 से स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 को अगर रिएक्ट करने में अगर मतलब 10 सेकंड लगते हैं तो 10 पावर 19 जीरो को अगर आप कम कर दो, इतना ज्यादा कम, 18 फिर भी बच जाएंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, गिरते ही फुल असर कर देगा। ठीक है, ये 7.0, ये क्या चीज है बेटा? 7 ऑर्थो डाई इथाइल इथाइन बेंजीन डाई एनायन, यश ने लिखा है। ये क्या बेस है? यस सर, यही आ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में तो। ठीक है, और ये इसका पीएच कितना है? SbF5 हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये कह रहा है इट इज ए सुपर एसिड मिक्सचर ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। जो भाई माधव ने लिखा है, ये देखिए जरा, ये सही चीज लिख रखी है। ये एक्चुअल में HF और SbF5 का मिक्सचर होता है। दिस इज नॉट एसिड, दिस इज सुपर एसिड मीडिया, इसे बोलते हैं सुपर एसिड मीडिया, सुपर एसिड मिक्सचर। यानी ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये मीडियम में ही दो चीजों को मिक्स करके ही ये बनाया जा सकता है, ये अकेला कोई एसिड नहीं होता है। क्लियर है? ये बात याद रख लेना। तो लेसर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। और ये 20 क्विंटिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, याद भी कर लेना ये चीज। याद करने के लिए आप लोगों को सोच सर्च करने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ सर्च किया और खत्म, है ना। दोबारा आंसर तो सिंपल सी बात है। यश कह रहा है क्या भेजा, दोबारा भेजना। अरे कुछ नहीं, वही चीज भेज रखी है। 31.3 माइनस में पीएच होता है। ऑर्थो डाई इथाइलेनिक बेंजीन डाई एनाइन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है विच प्रोटोन एफिनिटी इतना किलो जूल पर मोल। ये प्रोटोन एफिनिटी है भाई, इसका पीएच नहीं बता सकते क्या आप लोग? क्या कोई इसका पीएच बता सकता है मुझे? सर 14 से अब अभी होगी, क्या? 14 से अब अभी सर होगी। किसका? इसी का डाई इथाइल इथाइन बेंजीन डाई एनाइन। क्या इसकी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की काफी स्ट्रॉन्ग वो होती है, टेंडेंसी होती है। और ये बोल रहा है उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करता है 1843 किलो जूल पर मोल एनर्जी बाहर निकलती है। बट इसका पीएच कितना है? पीएच सर ग्रेटर देन 14 लिखा आ रहा है नेट पे। सिर्फ इतना आ रहा है, मुझे वैल्यू चाहिए। आई वांट वैल्यू। ढूंढो भाई अलग अलग साइटों पे, कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और ये अकेला एग्जिस्ट सर करता है क्या? किसकी वैल्यू? हाँ पहले तो ये बताना पड़ेगा मुझे। ऑर्थो डाई इथाइन बेंजीन डाई एनायन, ठीक है। ये बच्चों ने डाल रखा है बेटा, आप ही लोगों में से किसी ने डाला हुआ है ये, है ना। सर तो इसका पीएच निकालना है, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, बस मुझे ये जानना, और कुछ नहीं जानना मुझे, इसका मुझे बस पीएच जानना है। और हम इस सेशन को एंड करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज है ये आप लोगों के लिए भी, ये मैंने दोबारा से चैट बॉक्स में भेज दिया है। ऑर्थो डाई इथाइन बेंजीन डाई एनायन, ये H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी 1843 किलो जूल पर मोल है। अब ये एनर्जी मुझे जहां याद आ रहा है, ये एनर्जी ना पता नहीं किस चीज की है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एनर्जी के 1843 किलो जूल
पर मोल। ये किस सर चीज का? 15 आ रही है, इसका पीएच 15 आ रहा है। हाँ 15 आ रहा है। यस सर। 15 मिल गया, कहाँ मिला? ये सर गूगल पे मिला है, ये बताता हूँ वेबसाइट कौन सी है। वैसे ही कॉपी पेस्ट करके भेज दो, क्या लिखा मैं देख लूंगा। सर इस बेस का नेम ही इतना बड़ा है कि याद करना छोड़ो, प्रोनाउंसिएट करने में भी दिक्कत हो रही है। प्रोनाउंसिएट तो बड़ा आसान है यार, देखो ऑर्थो है, डाई इथाइन है, डाई इथाइन, 2 ट्रिपल बॉन्ड डाई इथाइन, है ना। फिर उसके बाद क्या, बेंजीन डाइएनाइन, बेंजीन डाइएनाइन। इसका स्ट्रक्चर निकाल लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो स्ट्रक्चर निकाल लो। ऑर्थो डाई इथाइन बेंजीन डाइएनाइन। तो एक्चुअल में H पॉजिटिव आयन इन्होंने डोनेट कर रखा है ये। चलो यश ने कुछ भेजा है लंबा चौड़ा, इसको देखते हैं। One step up to the pH scale means that there are the 10th of the hydrogen ion in the solution, or a 10th. So something which is with a pH of 8 would leave 1 hydrogen and 10 hydroxide ion, and more expensive extreme base cleaner pH 14 would have leave 1 hydrogen ion per 10 million hydroxide ion. It will technically have the pH even higher. A really higher concentration of sodium hydroxide in the water can be have a pH of 15, which means there's only 1 hydrogen for 100 million hydroxide. नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये 15 तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कह रहा है यार। यस सर। NaOH को कह रहा है, वो उसके लिए नहीं कह रहा। तो उसका सर 14 बता रहा। हम देखो, ऑर्थो डाई इथाइन बेंजीन डाइएनाइन का मतलब क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। बेंजीन लगाओ, सीधी सी बात है, बेंजीन है, डाई एनाइन है, 2 एनाइन लगे हुए इस पे, ऑर्थो पर है, ये ऑर्थो है। यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C इस पे नेगेटिव, फिर ये ऑर्थो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C इस पे नेगेटिव। यानी ये क्या है, एसिटाइल इथाइन है ना, इथाइन गैस, एसिटाइलिन गैस में से दोनों H उड़ा दिए, ये दोनों इस जगह पर दोनों नेगेटिव लगा दिए, और इस जगह पर दोनों कार्बन बेंजीन रिंग से जोड़ दिए ऑर्थो पोजीशन पर। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कह सकते हो आप इसे। इसका पीएच अभी तक नहीं पता लगा आपको तो कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे भी इसका पीएच याद नहीं है। और दूसरा क्या था, -31.3 पीएच था किसका, एसिड का। वो एसिड कौन सा था, SbF5 में अगर यस सर। क्या मिलाएंगे इसमें, HF, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर सुपर एसिड मीडिया, उसका पीएच इतना होता है। तो ये मिक्सचर का है, तो इसे हम एग्जैक्टली एसिड नहीं कह सकते, दिस इज नॉट एग्जैक्टली एसिड, ठीक है। और ये एग्जैक्टली बेस है, दिस इज नॉट मिक्सचर, ये एग्जैक्टली बेस है भाई, ठीक है। तो इस बेस का पीएच निकालने की कोशिश कीजिएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। और पीएच की वैल्यू सच में 0 से नीचे हो सकती है, सच में 14 से ऊपर हो सकती है, बट थ्योरेटिकली जब आप इसे निकालेंगे तो हमें कृष्णा ने एक जवाब दिया था कि थ्योरेटिकली वो H पहुंचवाने की कंसंट्रेशन वो 0 से नीचे नहीं जाएगी, है ना। वो भी एक सच है, आधा अधूरा सा। उसको भी फाइंड करते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं, जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे तब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये इससे नीचे कैसे हो सकती है, तो हो ही नहीं सकता। ये भी एक सच आता है दिमाग में, बट उसके बाद ये जो है ये इस मिथ को तोड़ देते हैं। समझ गए सभी? सर जो ये जो है इसके ऑर्थो, ये तो ऑर्थो वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पीस है, लेकिन सिर्फ मीटा और पैरा सेकंड और थर्ड वाले दिखाते हैं, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जिसके आइसोमर है। मेटा पैरा में क्या इस सर भेजा सर मैंने कुछ पढ़ा भेजा है। All these isomers are super basic. ये super basic होते हैं according to calculation. Ortho diisomers is the strongest super base and has the proton affinity इतना किलोजूल पर मोल होता है. The meta isomer is second strongest and para isomer is the third. All three are readily able to accept the proton. It's ethylene tails. ठीक है. From almost any compound. All three isomer function as super base better than halonium does as a super acid. ठीक है, तो ये कह रहा बाकी के दोनों भी हैं, मतलब अगर आप इसे यहाँ लगाने की बजाय इसको यहाँ लगा देते हैं तो ये दूसरे वाला होगा, और अगर इसे यहाँ लगा देते हैं तो ये तीसरे वाला सबसे सुपर बेस होगा, दोनों को दोनों। ठीक है, तो तीनों, तो सबसे पहले तो यही सुपर बेस है, सबसे अच्छा है, बट इसका पीएच अगर हमें नहीं मिला तो इसका पीएच ढूंढना भी आपका ये काम है। दूसरा, इसके अलावा जो आज करवाया उसको ध्यान से करना, अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। अब मेहनत करना शुरू कर दो भाई, बहुत हो गया अब,
ठीक है, अब एग्जाम सामने है और मेहनत अगर आप लोग नहीं करेंगे 11th में तो 12th में आप ही बच्चे हैं जो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। हमारा पूरा का पूरा लोड खराब हो जाएगा बेटा। 12th में आप ही लोगों से रिजल्ट की उम्मीद है ना हमें, और तो हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन रिजल्ट तो अच्छा देंगे। तो भाई मेहनत करना शुरू कर दो धीरे धीरे। हर रोज कम से कम 2 सब्जेक्ट उठाइए, 3 घंटे लगाइए। कौन से 3 घंटे? खुद लगाने हैं लिख कर। दोनों की रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? किन दोनों की? एसिड और बेस की सुपर एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी, धमाका हो जाएगा एकदम से। इथाइलिन टेल, बेटा इथाइन टेल देखो, CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं, ये रहा नेगेटिव चार्ज, यही है तो टेल। इथाइन है ये, इथाइन। इसके ऊपर H होता, वो H चला गया तो ये टेल है, ये टेल का काम कर रहा है। ये भी टेल है, तो इथाइन टेल, ये दोनों टेल हैं। जो नेगेटिव आयन है ये टेल है, इन यही तो H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेंगे और ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज इट। ठीक है, यस सिल्की बेटा बोलो। सर जैसे हमें अगर पीएच दे रखी है 5.8 और हमें H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है तो हम उसका एंटीलॉग लेंगे, तो वो उसका एंटीलॉग कैसे लेंगे? ठीक है, ये पीएच दे रखा है 5.8, इसका एंटी लॉग आपको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन इक्वल है 5.8। तो अगर मैं इसका नेगेटिव लॉग का नेगेटिव एंटी लॉग कर दूं तो कर जाएगा, अकेला H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा नेगेटिव एंटी लॉग 5.8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब आपको। चलो भाई, इसके लिए भी आपको अब मैं तरीका बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो इसमें वैसे भी हम तरीका देख सकते हैं कि ये पीएच इतना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव आयन इक्वल नेगेटिव लॉग 10⁻⁻5.8 लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। यस तो इसको सीधा यही हो गया। तो ये क्या आ गया? नेगेटिव लॉग है। ठीक है, इसको ऐसा कैसा रहने दो, ये डू सेम टू सेम। यहाँ क्या आएगा? log 5.8। तो अगर मैं इसका नेगेटिव log हटा दूं तो ये क्या बचेगा? अकेला H पॉजिटिव आयन। यहाँ से भी नेगेटिव log हटा दो, इस नेगेटिव log से नेगेटिव log काट दो, सीधी सी बात ये है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा? 5.8। यस या माइनस का क्या आने वाला है? सॉरी, ये पावर माइनस होनी चाहिए ना, यस सर। तभी प्लस आएगा। तो ये माइनस का 5.8 आएगा। यस, कंसंट्रेशन ये आएगी इसकी H पॉजिटिव आयन की। एक तरीका तो ये है। 10 to the power आएंगे क्या सर, हाँ, 10 to the 10 power आएगा। हाँ 10 रेज पावर आएगा। 10 की 10 पावर पावर 5.8 5.8 या माइनस 5.8? माइनस 5.8 सर -5.8। माइनस 5.8। ठीक है, एक तो ये तरीका आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है। सबको समझ में आ गया होगा ये तरीका? यस सर। क्लियर है? अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा तरीका देखिएगा जरा, दिस टेबल दिख रही है सबको? यस सर। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो सभी स्टूडेंट। ठीक है, और इसको ध्यान से देखो। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 30 10 है। जो मैंने टिक लगा रखे हैं वो याद करना है। log 2 की वैल्यू 30 10 है, log 3 की वैल्यू 0.48 कर सकते हैं, 0.4771 की जरूरत नहीं है। log 5 की वैल्यू 0.69 की जगह 0.70 कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस फिर 6 की वैल्यू याद नहीं करनी। log 7 की वैल्यू है 0.845, log 10 की वैल्यू 1, log 11 की वैल्यू 1.04, log 100 की वैल्यू 2 है, 1000 की 3 है और 10,000 की 4 है। ये तो सिंपल है, बस जो मैंने टिक लगा रखे हैं वही याद करना है। अब एंटी लॉग के केस में कैसे होगा? एंटी लॉग 0 जो होता है वो 1 होता है। एंटी लॉग 0 मतलब 10 रेज पावर 0। एंटी लॉग 0.3 अगर लिखा है तो 10 रेज पावर 0.3। एंटी लॉग 0.48 लिखा है, 10 रेज पावर 0.48। समझ में आ गया? यस लोग एंटी लॉग 0.6 है तो 10 रेज पावर 0.6। तो किसी चीज का एंटी लॉग है तो मतलब उसको 10 रेज की पावर में बदल दो, बात खत्म। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। तो 10 रेज पावर 0.6 कितना होता है? 10 रेज पावर 0.48 कितना होता है? 10 रेज पावर 0.48 हमने वहां पर उधर देखो 0.48 क्या है, log 3 की वैल्यू 0.48 है। तो 10 रेज पावर 48 मतलब लोग वो 3 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वहां पर 3 के इक्वल था। ये समझ में आ रहा है? ये एक दूसरे का उल्टा चल रहे हैं। क्लियर है? यहाँ से इन चीजों को देखकर आप सभी किसी भी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाली टेबल्स याद रखिए, और फिर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ कुछ वैल्यूज तो आपको याद हो जाएंगी और कुछ कुछ जो नहीं होंगी उनको निकालने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा। पहले कॉमन तो कर लो। ठीक है, जो वैल्यूज मतलब मुश्किल पड़ेंगी वो मैं बाद में आपको बता दूंगा कि उसको एवरेजली निकाला जा सकता है किसी भी तरह से बड़े आसानी से।
ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। तो मैं अब क्लास ऑफ कर रहा हूँ भाई, अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। अब शुरू हो जाइए बेटा, डोंट बी